हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सीटेट का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है ईवीएस की थीम से वाटर। आज हम पानी के बारे में पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी 3rd to 5th को मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया है। इसमें सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपके कवर हो जाएंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम हाउस थीम पर बात कर चुके हैं। उसमें हमने 3rd to 5th की एनसीईआरटी से घर से रिलेटेड जितना कंटेंट है ईवीएस से सब कवर कर लिया था। से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम या फिर कुछ भी ऐसा है जो आपको नहीं समझ आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं सभी स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस का आंसर कर सकूँ। तो चलिए हम अपना आज का जो सेशन है उसे स्टार्ट करते हैं। पानी, जैसे कि हम सभी को पता है कि पानी हमारी लाइफ के लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 3rd to 5th में एनसीईआरटी की बात करें ईवीएस में, तो उसमें पानी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें बच्चों को पानी के महत्व के बारे में बताया गया है, पानी के यूजेस के बारे में बताया गया है, पानी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है इसके बारे में बताया गया है, और आज के टाइम में पानी कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए और पानी किस तरह से जल्दी जल्दी ख़त्म हो रहा है सिर्फ हमारी कुछ गतिविधियों की वजह से, ये भी बताया गया है। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं जल। मनुष्य सहित सभी जीवों के लिए हवा के बाद पानी सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदार्थ है। जैसे कि हम सबको पता है कि पानी हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिना खाए तो हम फिर भी 2 से 3 दिन रह सकते हैं, लेकिन बिना पानी के हम 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रह सकते। पानी के बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। हम प्रतिदिन नहाने, धोने, पीने और अन्य कामों में पानी का उपयोग करते हैं। पानी में कुछ ऐसे विशिष्ट गुण होते हैं जिसके कारण ये महत्वपूर्ण है। ऐसा कोई भी काम नहीं है हमारे प्रतिदिन के जीवन में जिसमें पानी का यूज़ ना होता हो। खाना बनाने के लिए पानी, पीने के लिए पानी, नहाने के लिए पानी, गंदे कपड़े धोने के लिए पानी, गाड़ियाँ धोने के लिए पानी, पौधों को सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। ठीक है, तो पानी जो है वो हर वे से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अब जल के स्रोत, यानी कि जो पानी है वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है। पृथ्वी पर जल का सबसे बड़ा स्रोत समुद्र है जो पृथ्वी की 2/3 सतह पर फैला हुआ है। पृथ्वी का मतलब हमारी जो अर्थ है उस पर पानी का जो सबसे बड़ा स्रोत है, मतलब सबसे ज़्यादा हमें पानी कहाँ से मिलता है, वो है समुद्र। समुद्र जो है वो पृथ्वी के 2/3 सतह पर फैला हुआ है। समुद्री जल खारा होता है और इसका प्रयोग कृषि और घरों में नहीं हो सकता। खारा पानी होता है। समुद्र का जो पानी होता है उसमें बहुत ज़्यादा नमक की मात्रा होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा होती है नमक की, जिसका यूज़ हम ना ही कृषि में कर सकते हैं और ना ही पीने के लिए कर सकते हैं। नदी, झील, तालाब, कुआं, वर्षा और हिमजल के अन्य स्रोत हैं। मतलब नदी, झील, तालाब, कुआं, बारिश और जो बर्फ़ीले पहाड़ होते हैं ना, उन पर से जो बर्फ़ पिघल कर आती है, जो पानी का रूप लेती है नीचे, वो पानी के अलग स्रोत हैं। मतलब हम समुद्र के अलावा इन जगहों से भी पानी मिलता है। इनके अलावा जल के भूमिगत स्रोत भी हैं। मतलब जो पानी है वो ज़मीन के नीचे से भी हमें प्राप्त होता है। इन स्रोतों से प्राप्त जल पीने और भोजन पकाने के योग्य नहीं होता। अब ये जब जगहें हैं, इन जगहों से जो पानी हमें मिलता है वो पीने के लायक नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा अशुद्धियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा कीटाणु होते हैं, और इस जल को पीने योग्य बनाने के लिए हम इसमें अलग अलग तरह की विधियों का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे सभी बच्चों के घरों में एक्वा लगा होगा। जिन लोगों के इलाके में अच्छा पानी नहीं आता वो पानी ख़रीद के पीते हैं। ठीक है, तो इसी तरह पानी को पीने योग्य बनाने के लिए, पीने लायक हम पानी को बना सकें, हम उसे अलग अलग तरीके से ठीक करते हैं। शहरों में लोग नलों से पानी प्राप्त करते हैं। नलों तक पहुंचने के लिए पानी की लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। अधिकांश शहरों में पानी के स्रोत से पानी को पंप के माध्यम से हौज़ में जमा किया जाता है। पानी जो है हम नलों से लेकर पीते हैं। नलों में कहाँ से आता है? नॉर्मल सी बच्चा कहेगा कि टंकी से पानी आता है, इसलिए नलों से हम पानी लेकर पीते हैं। बट उन जगहों पर पानी आता कहाँ से? सभी के घरों में मोटर लगी होगी, तो जो ज़मीन के अंदर का पानी होता है नीचे का, वो हम मोटर की सहायता से खींचते हैं। ठीक है, उसके बाद इसे साफ़ किया जाता है। यहाँ पानी को चिकने कंकड़ और बालू की परतों से होकर छाना जाता है। गंदगी बालू में ही रुक जाती है। रोगाणुओं को मारने के लिए जल में कुछ रसायन जैसे क्लोरीन डाले जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बालू होती है, छोटे छोटे बिल्कुल कंकड़ होते हैं मिट्टी के, उनको मलमल के कपड़ों में छाना जाता है। इस तरीके से लोग छान के पानी को सेव करते हैं। दूसरी चीज़, लोग पानी में क्लोरीन डाल देते हैं, जिसकी वजह से ऐसे कीटाणु जो हमें दिखते नहीं हैं लेकिन पानी में मौजूद होते हैं, वो मर जाते हैं। इस प्रकार इन सबको साफ़ करके पाइपों के द्वारा, अब ये सब पानी जब समुद्र से लिया गया, ज़मीन से निकाला गया मोटर की सहायता से, ठीक है, ये साफ़ हो गया। साफ़ होने के बाद जो ज़मीन के अंदर पाइप्स होते हैं, उन पाइपों की सहायता से ये पानी शहरों में भेजा जाता है। शहरों में भेजने के बाद हम मोटर से इस पानी को खींचते हैं और टंकियों में भरते हैं और फिर नलों से इनका यूज़ करते हैं।
जिन स्थानों पर नलों से जल मिलने की सुविधा नहीं है वहाँ पर लोग नदी, झील, झरनों और कुओं से जल लेते हैं। इन स्रोतों से पानी को उबालकर, छानकर और रसायन जैसे पोटेशियम परमैंगनेट डालकर पानी पीने योग्य बनाया जाता है। अब जिन जगहों पर, जैसे शहरों में तो ये तकनीक उपयोग होने लगी कि लोगों ने मशीनों से पानी को साफ़ कर लिया और उसके बाद पाइपों के ज़रिए घरों में पानी पहुंचा दिया। लेकिन जो छोटे छोटे गांव होते हैं वहाँ पर हर तरह की सुविधा अभी भी उपलब्ध नहीं है। ऐसी भी बहुत सारी जगहें हैं। तो वहाँ के जो लोग होते हैं वो पता है क्या करते हैं, वो पानी को उबालते हैं, या फिर जैसे मैंने अभी बताया कि मलमल के कपड़े में पानी को छानते हैं। पानी के अंदर क्लोरीन, पोटेशियम परमैंगनेट ये सब डालकर पानी को क्या करते हैं, साफ़ करते हैं ताकि उसे पिया जा सके। प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त पानी शुद्ध नहीं होता। इनमें कुछ लवण और गैस घुले रहते हैं। इन घुले हुए पदार्थों के कारण पानी में स्वाद आ जाता है। देखो, अब जो हमें डायरेक्ट नेचर से पानी मिल रहा है, ठीक है, वो शुद्ध नहीं है, वो किसी ना किसी रूप में अशुद्ध है। उसमें कुछ गैसें मिली होती हैं, कूड़ा मिला होता है, अलग अलग तरह के क्या मिले होते हैं, रसायन मिले होते हैं, जिनकी वजह से वो पानी हमारे पीने लायक नहीं रहता और उस पानी का टेस्ट चेंज हो जाता है। कुएँ, नलकूपों और वर्षा से प्राप्त पानी में घुले पदार्थ मौजूद होते हैं। वर्षा का पानी शुद्ध नहीं होता, ये पीने योग्य रहता है। जब पानी में कुछ हानिकारक पदार्थ मौजूद रहता है तब पानी पीने योग्य नहीं होता। अब जब पानी में ऐसी चीज़ें आ जाएंगी, रसायन आ जाएंगे, कुछ गैसें जो घुल जाएंगी, हमें दिख नहीं रही हैं, बट फिर भी वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है। ठीक है, पानी पीने योग्य नहीं रहता क्योंकि उसमें बहुत सारे हानिकारक पदार्थ आ जाते हैं। कभी कभी कुछ अघुलनशील पदार्थ भी पानी में मौजूद रहते हैं जिन्हें छानकर हटाया जाता है, जैसे कि बालू के छोटे छोटे से टुकड़े, कंकड़, पत्थर या कुछ छोटे मोटे जानवर उड़ के उसमें मर जाते हैं। इस तरीके से पानी जो है वो हमारे पीने के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होता, तो पानी को उबाला जाता है। और अघुलनशील पदार्थ भी उन्हीं कहते हैं जो पानी में घुल नहीं पाते। ठीक है, उन्हें उबाला जाता है, उबाल कर उन्हें छान लिया जाता है ताकि उन सब चीज़ों को निकाल दिया जा सके। जिस पानी में घुले लवणों की भारी मात्रा रहती है उसे खारा पानी कहते हैं। समुद्री पानी खारा होता है किंतु वर्षा का पानी खारा नहीं होता। अन्य स्रोतों से प्राप्त पानी भी कुछ परिस्थितियों में खारा होता है। पानी में जो होते हैं ना, वो जो घुलनशील पदार्थ होते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं और ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। अब जब इतने सारी चीज़ें पानी में आकर मिल गई हैं तो पानी क्या हो गया, पानी खारा हो गया। समुद्र का पानी सबसे ज़्यादा खारा होता है, लेकिन जो बारिश का पानी होता है वो खारा नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ याद रखने वाली है जो एनसीईआरटी में बहुत बोल्ड तरीके से दी हुई है और सीटेट के एग्ज़ाम में भी बार बार रिपीट होती है कि जो समुद्र का पानी होता है ना, उसमें कोई भी व्यक्ति डूब नहीं सकता। समुद्र का पानी इतना ज़्यादा खारा होता है कि आप उसमें कोई भी चीज़ डालेंगे ना तो वो तैरती हुई ऊपर की तरफ आ जाएगी। समुद्र का पानी जो होता है वो सबसे ज़्यादा खारा पानी होता है और इसे मृत सागर यानी कि डेड सी भी बोला जाता है। ठीक है, अगर हम नापने की बात करें तो समुद्र का अगर हम 1 लीटर पानी लें तो उसमें तकरीबन 300 ग्राम नमक होगा। 300 ग्राम आप सोच सकते हैं, एक बार आप अपने घर में किसी नमक की थैली को देखिएगा कि आपके घर में कितनी बड़ी नमक की थैली आती है या कितने ग्राम की नमक की थैली आती है, या जो थैली आती है उसमें कितने ग्राम नमक होता है। उससे आप आसानी से एग्जामिन कर सकते हैं कि 1 लीटर बॉटल में या 1 लीटर पानी में, आपके घर में 1 लीटर वाली पानी की बोतल होगी, आप उसमें पानी डालिएगा और उसमें देखिएगा कि इतना नमक अगर आप पानी में डालेंगे तो वो कितना ज़्यादा सॉल्टी हो जाएगा। ओके, पानी को साफ़ करने के लिए उसमें क्लोरीन और फिटकरी मिलाई जाती है ताकि उसके जर्म्स को मारा जा सके और पानी पीने योग्य बन जाए। अब हम जल के सामान्य गुणों की बात कर लेते हैं, मतलब जो जल में हमें नॉर्मल से जो एडजेक्टिव्स हैं जल के, जो जल की विशेषताएं हैं उनकी बात कर लेते हैं। जो अच्छा पानी होता है, जो शुद्ध होता है, जो पीने योग्य होता है, वो रंगहीन होता है, मतलब उसका कोई रंग नहीं होता, उसमें किसी भी तरह की कोई गंध नहीं आती, उसमें हम आसपास देख सकते हैं, पारदर्शी होता है। ठीक है, जल अच्छा विलायक है, अर्थात ये अनेक द्रव्यों को स्वयं में घुलाने की क्षमता रखता है। मतलब जल एक ऐसी चीज़ है, ऐसा विलायक है जिसके अंदर कोई भी चीज़ आसानी से घुल सकती है। नदियों, झीलों और कुओं से प्राप्त जल में कई प्रकार के लवण विभिन्न मात्रा में घुले रहते हैं। घुले हुए लवणों की मात्रा अधिक होने पर जल खारा हो जाता है। अब क्वेश्चन आ गया कि पानी खारा क्यों होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है ना कि समुद्र का पानी खारा क्यों होता है। तो इसका आंसर ये है कि समुद्र का पानी खारा इसलिए होता है क्योंकि इसमें कई तरह के अलग अलग लवण मिले हुए होते हैं जो घुल जाते हैं पानी में जाकर। ठीक है, जल ठोस जो होता है पानी का वो बर्फ़ का रूप है, द्रव जल में है, और गैस वाष्प यानी कि जो भाप बनकर पानी उड़ जाता है। 3 अवस्थाओं में पानी रहता है, ठोस,
द्रव और गैस के रूप में। ठोस में हमारा बर्फ़ आ गया, द्रव में हमारा जल आ गया और गैस में हमारा वाष्प आ गया, यानी कि धुआं। जो नम जगह रहती है ना, जैसे कभी कभी आपने देखा होगा बरसात के टाइम में हमारे घर के जो मिरर्स होते हैं उनमें नमी नमी सी आ जाती है। अगर आपके घर में एसी चलता होगा तो आपने मॉर्निंग में उठ के देखा होगा कि जिस रूम में एसी चल रहा है अगर वहाँ मिरर लगा हुआ है तो आपके मिरर पे ना नमी सी आ गई है, पानी की छोटी छोटी सी बूंदें गिरने लगी हैं। ठीक है, तो ये हो जाती है हमारी वाष्प। शुद्ध पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। जो शुद्ध पानी होगा ना वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम जाएगा और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबल जाएगा। द्रव ठोस जल बर्फ़ से भारी होता है, इसी कारण से बर्फ़ पानी के ऊपर तैरता है। बर्फ़ जो होती है, याद रखिएगा कि बर्फ़ जो होती है उसका वेट जो होता है वो पानी के कंपैरिजन में हल्का होता है, इसीलिए बर्फ़ पानी के ऊपर तैरने लगती है। अब जिस तरह से मानव के लिए पानी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसी तरह से पृथ्वी पर रहने वाले हर जीव जंतु के लिए पानी उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब महत्वपूर्ण तथ्यों की कुछ बात कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ये सीटेट को बेस में रखकर बनाया गया है। मनुष्य के शरीर में लगभग 70% पानी रहता है। कुछ फलों और सब्जियों में पानी की मात्रा 90 से 95% होती है। मतलब जो हमारी बॉडी है इसमें 70% वाटर है। ठीक है, बाकी सब चीज़ें बाद में आती हैं। पहले हम ये देखते हैं कि हमारी बॉडी में 70% पानी है। कुछ फलों और सब्जियों में पानी की मात्रा 90 से 95% होती है। हमारी बॉडी में 70% है, लेकिन फलों और सब्जियों की बात करें तो उनमें जो वाटर की क्वांटिटी होती है, जो पानी की मात्रा होती है, वो 90 से 95% होती है। ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा पानी ही होता है उनमें। सभी पशुओं और पौधों को पानी की आवश्यकता होती है। मनुष्य भी पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। ये बात हम पहले ही कर चुके हैं कि पानी हर एक जीव जंतु के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मनुष्य तो पानी के बिना रह ही नहीं सकता। मनुष्य औसतन 2 लीटर पानी प्रतिदिन पीता है। ये पानी मनुष्य के ताप को बनाए रखने में सहायता करता है। हमारा जो डेली पानी पीने की एक लिमिट है वो कम से कम 2 लीटर होनी चाहिए। अगर हम इससे कम पानी पीते हैं तो काफ़ी सारी बीमारियां हमारे अंदर हो सकती हैं, इसलिए डॉक्टर भी हमें हमेशा सजेस्ट करते हैं कि हम डेली बेसिस पर कम से कम 2 लीटर पानी पिएं, ताकि जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। मनुष्य के शरीर में होने वाली अनेक अभिक्रियाओं के लिए पानी ज़रूरी है। हमारी बॉडी में जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितनी भी क्रियाएँ होती हैं, जितने भी पार्ट्स वर्क करते हैं, उन सब के लिए पानी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पशु तालाब, झरनों तथा नदियों का पानी पीते हैं। पौधे अपने मूलों या जड़ों द्वारा मिट्टी से पानी लेते हैं। जड़ों से पौधों के विभिन्न अंगों में पानी जाता है। देखो, जो जानवर होते हैं, जो पक्षी होते हैं, वो कहाँ से पानी पीते हैं? वो तालाब, झरनों, नदियों से पानी पीते हैं। ठीक है, अब पौधे तो पानी पीने जाते नहीं हैं इन जगहों पर, तो क्या होता है, जब हम जड़ों में पानी डालते हैं, ज़मीन के अंदर पानी डालते हैं, तो पौधा जो होता है वो ज़मीन के अंदर से पानी ले लेता है। पानी लेने के बाद उसकी पत्तियों पर वो खाना बनाते हैं। ठीक है, जिससे वो मेंटेन रहते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा कि पौधे खुद पानी पीने नहीं जाते, बल्कि जब हम जड़ों में पानी डालते हैं, जब हम मिट्टी में पानी डालते हैं, तो मिट्टी से वो पानी को अपने एक एक पार्ट तक पहुंचा देते हैं। पौधे अपनी जीवन प्रक्रिया के लिए इस पानी का प्रयोग करते हैं। पौधों और जीवों की अधिकांश जीवन प्रक्रियाएं पानी के माध्यम से ही होती हैं। ये भी, इस बारे में भी हम पहले ही बात कर चुके हैं। इसके अलावा मनुष्य को अपने अनेक कार्यों में पानी की आवश्यकता होती है। पौधों को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है। सब चीज़ों की बात कर ली कि सबको, मतलब पृथ्वी पर जितने जीव जंतु, जितने चीज़ें हैं, सबको पानी की किसी न किसी रूप में आवश्यकता है। ठीक है, पौधों को पानी की ज़रूरत है, मनुष्य को पानी की ज़रूरत है। हर एक चीज़ को रहने के लिए, सांस लेने के लिए, अपने जीवन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए, जीवन को चलाने के लिए पानी किसी न किसी रूप में चाहिए होता है। खेतों की सिंचाई के लिए पानी ज़रूरी है। ठीक है, खेतों में पानी का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है। अगर खेतों में पानी का उपयोग नहीं होगा तो खेत सूख जाएंगे, किसी भी तरह की खेती ठीक तरह से नहीं हो पाएगी। सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? खेतों में पड़ती है। उसके बाद मानव की निजी ज़रूरतों के लिए पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कठोर जल और मृदु जल के बारे में बात करते हैं। जल में अनेक पदार्थ घुल जाते हैं। अभी हमने पढ़ा कि जल में काफ़ी सारी चीज़ें घुल जाती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती। जल जो है वो एक अच्छा विलायक है। विलायक का मतलब होता है जो अपने अंदर चीज़ों को घोल लेता है, उसके अंदर सब चीज़ें घुल जाती हैं। घुले हुए लवण के कारण जल के स्वाद में परिवर्तन और साबुन का झाग ना बनाना जैसे प्रभाव अनुभव होते हैं। जिस जल में साबुन का पर्याप्त झाग बनता है उसे कठोर जल कहते हैं। अब देखो, जब हम हैंड वॉश करते हैं
ठीक है, हैंड वॉश करते हुए हम साबुन का यूज़ करते हैं। अगर साबुन का यूज़ करने के बाद उसमें झाग बन रहा है तो इट मीन्स वो कठोर जल है। ठीक है, कठोर जल में कैल्शियम, मैग्नीशियम के लवण की उपस्थिति होती है। जल को कठोर बनाने वाले लवण हैं। अब देखो, कठोर जल जो होता है ना, उसमें क्या क्या होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है। ठीक है, जल को कठोर बनाने के लिए कौन कौन से लवणों की ज़रूरत पड़ती है, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट एवं मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है, आप पता कैसे लगाएंगे कि पानी कठोर है या मृदु है? इसके लिए जब हम साबुन से हाथ धोएंगे तो हम देखेंगे अगर उसमें झाग बन रहा है तो हमारा पानी कैसा है, कठोर है। कठोर जल पीने के लिए उपयुक्त होता है लेकिन कुछ कार्यों के लिए अनुपयुक्त होता है। ठीक है, कठोर जल जो होता है उसे हम पी सकते हैं लेकिन कुछ कार्यों में वो यूज़ नहीं होता। बाइकार्बोनेट यौगिकों से जल में अस्थायी कठोरता और क्लोराइड और सल्फेट के घुलने के स्थायी कठोरता आ जाती है। अब हम पेयजल की बात करते हैं। पेयजल यानी कि जो पीने लायक है, ठीक है, जिस पानी को हम पी सकते हैं, रंगहीन होता है, उसका कोई रंग नहीं होता, उसका कोई स्वाद नहीं होता, वो स्वच्छ होता है। ठीक है, इसमें अशुद्धियाँ नहीं होती, किसी तरह के जीवाणुओं से बिल्कुल मुक्त होता है, इसमें कीटाणु नहीं होते दूर दूर तक। इसमें जो घुले हुए खनिज लवण होते हैं ना, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं और जल को क्या बनाते हैं, स्वादिष्ट बना देते हैं। कुएं का पानी और नलकूप यानी कि जो बर्मे लगे होते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, जो बच्चे थोड़ा गांव की साइड रहते हैं, शहरों में तो आजकल नहीं है, ख़त्म हो गए, लेकिन जो बच्चे गांव की साइड रहते हैं वहाँ बर्मा होगा। बर्मे से पानी जो खींचा जाता है वो पानी पीने योग्य होता है। दूषित जल के प्रयोग से टाइफाइड, कालेरा, पेचिश आदि भयानक बीमारियाँ फैलती हैं। जो ख़राब पानी होता है, जो पानी हमारे पीने योग्य नहीं है, उससे हमें अलग अलग तरह की बीमारियाँ होती हैं, जैसे टाइफाइड, कॉलेरा, पेचिश। ठीक है, दूषित जल को उबालने से अथवा ब्लीचिंग पाउडर अथवा पोटेशियम परमैंगनेट मिलाने से जल में उपस्थित रोग के जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। अगर हमें लग रहा है कि पानी दूषित है, पानी अच्छा नहीं है, उसमें से अजीब सी गंध आ रही है, तो हम पानी को उबाल सकते हैं, उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाल सकते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट मिलाने से जल में जितने भी उपस्थित जीवाणु होते हैं वो सब क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं और पानी पीने योग्य बन जाता है। जल प्रदूषण एवं जल संरक्षण। अब जल के प्रदूषण की बात करते हैं और जल के संरक्षण की बात करते हैं। घर में, कृषि कार्य में या उद्योगों में जल उपयोग करने के बाद संदूषित हो जाता है। ठीक है, प्रयुक्त जल में कई प्रकार के अवशेष, नुकसानदेह पदार्थ मिल जाते हैं जिनको प्रदूषक कहा जाता है। जल, मल और कूड़ा कचरा भी जल को प्रदूषित करते हैं। जल प्रदूषण के निम्नलिखित कारण। देखो, हम जब पानी का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा नदियों के किनारे, तालाबों के आसपास बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ होती हैं, उन फैक्ट्रीज से निकला जो कूड़ा नदियों में जाता है वो पानी को क्या कर देता है, संदूषित कर देता है। ठीक है, जब ये पानी को संदूषित कर देता है तो इसमें काफ़ी सारी, जैसे फैक्ट्री से निकली हुई गंदगी जाकर पानी में मिल जाती है, नदियों में मिल जाती है। घर में हमने बर्तन धोए, उस गंदा पानी जो हुआ वो जाकर उसमें मिल गया, तो पानी क्या हो जाता है, संदूषित हो जाता है। जब ये सारे पदार्थ जाके पानी में मिल जाते हैं तो हम उसे प्रदूषक कहते हैं। ठीक है, मल, जल, कूड़ा, कचरा, ये सब क्या करता है, हमारे पानी को ख़राब कर देता है। अब जल प्रदूषण के क्या क्या कारण हैं, मतलब पानी में प्रदूषण कहाँ कहाँ से जाता है। सबसे पहले मल। ठीक है, यानी कि हमारे जो पॉटी वगैरह होती है, जो हम मल त्यागते हैं, जो जानवर मल त्यागते हैं, उनसे ये अगर ये सब चीज़ें बहकर पानी में जाती हैं तो इससे क्या होता है, पानी में प्रदूषण होता है, यानी कि जल प्रदूषित होता है। औद्योगिक कचरे, जैसे कि अभी हमने बात की, जो फैक्ट्री से कूड़ा कचरा निकलता है, वो वृक्ष एवं वनस्पतियों के सड़न, जो पेड़ों की पत्तियां सड़ जाती हैं वो सब पानी में जाती हैं तो वो भी पानी को प्रदूषित करती हैं। जो जानवर मर जाते हैं, ठीक है, जो जानवर मर जाते हैं, वैसे तो नहीं इंसानों की तरह उनके भी कोई रीति रिवाज होते हैं मरने के बाद, नहीं, तो जो जानवर मर जाते हैं वो भी पानी में चले जाते हैं, बहकर चले जाते हैं, या कभी कभी कोई दूसरा जानवर उन्हें डाल देता है, या फिर मानव ही उठाकर उनको पानी में डाल देता है, नदियों में डाल देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पानी प्रदूषित हो जाता है। प्रदूषित जल के सेवन से रोग होते हैं, काफ़ी सारी बीमारियां होती हैं, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि जब हम गंदे पानी का यूज़ करते हैं तो उससे हमें काफ़ी सारी बीमारियां होती हैं। अब हमारे देश भारत की बात करते हैं तो जितनी भी झीलें हैं, जितनी भी नदियाँ हैं, वो मानव के कुछ क्रियाकलापों की वजह से ही क्या हो गई हैं, प्रदूषित हो गई हैं। अब इन प्रदूषणों को नियंत्रण करने का मतलब, ये जो गंदा पानी है, जो नदियों में प्रदूषण हो रहा है, जो झीलों में प्रदूषण हो रहा है, इसको नियंत्रण करने के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी सारी प्रयास कर रही है। ठीक है,
जल प्रदूषण का कुछ हद तक कई विधियों से संरक्षण किया जा सकता है। पानी को हम बचा सकते हैं कई तरीक़ों से, जैसे नदियों और झीलों जैसे पानी के स्रोतों में घरेलू, औद्योगिक और अन्य अन्वेषों को सीधे गिरने से रोककर जल प्रदूषण को कम किया जा सकता है। देखो, जो हमारे घर से पानी जाता है, जो नदियों और झीलों के आसपास फैक्ट्रीज़ होती हैं, वहाँ से जो पानी जाता है, या बाकी जगहों से जो पानी सीधा नदी और झीलों में जाता है ना, अगर हम उस पानी को नदियों और झीलों में जाने से रोक लें तो वहाँ का पानी क्या होगा, प्रदूषित होने से बच जाएगा। दूसरा पॉइंट देखते हैं, नदियों के जल प्रदूषण को रोकने के लिए नदियों के किनारे अव्यवस्थित संयंत्रों पर सख्ती बरतने की आवश्यकता है। इन उद्योगों के अवशिष्ट को नदियों में बहाने से रोकना होगा। मतलब जो आसपास फैक्ट्रीज़ हैं, जो कूड़ा कचरा वाले लोग होते हैं, वो कूड़ा कचरा नदियों में बहा देते हैं। लोग नदियों के आसपास कपड़े धुल रहे हैं, वो सारी गंदगी नदियों में जा रही है। अगर नदियों के आसपास सख्ती बरती जाए, कोई बाउंड्री कर दी जाए, या फिर वहाँ पर सिक्योरिटी लगा दी जाए, या लोगों को अवेयर किया जाए कि वो ऐसा ना करें, या फिर जो छोटे छोटे गाँव हैं वहाँ तक पानी की सुविधा पहुँचा दी जाए, तो ऐसा नहीं होगा। अगर ये सब किया जाए तो पानी को प्रदूषित होने से रोका जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, शहरों की नाले के गंदे जल को भी नदियों में बहाया जाता है। ठीक है, जो हमारे शहरों में जो नालियाँ बनी होती हैं, उनका जो गंदा जल होता है, हम उसे भी नदियों में बहा देते हैं। इस गंदे जल को नदियों में जाने से पहले इनका उपचार करना चाहिए। मतलब जो हमारे घर से पानी निकलता है, हम उसे सीधा नदियों में डाल देते हैं। ठीक है, अगर ये सीधा नदियों में ना बहाया जाए और इनको रोक कर इनका कोई और सॉल्यूशन निकाला जाए, तो भी हम जल के प्रदूषण को रोक सकते हैं। नेक्स्ट है, उद्योगों के अपशिष्ट जल के उपचार का भी प्रबंधन करना चाहिए। अब जो फैक्ट्रीज़ हैं, वहाँ से जो गंदा पानी निकल रहा है, अगर हम उस गंदे पानी को रोकें, ठीक है, या उसका जो रास्ता है वो नदियों में जाने की जगह दूसरा रास्ता बना दें, तो प्रदूषण को रोका जा सकता है। पानी के स्रोतों के पास कपड़े धोना, बर्तन साफ़ नहीं करना चाहिए, इनसे उन्हें स्वच्छ रखने में सहायता मिलेगी। जैसे कि हमने अभी बात की, जो लोग नदियों के आसपास कपड़े धुलते हैं, बर्तन धुलते हैं, या झुग्गी झोपड़ी बनाकर रह रहे होते हैं, अगर उन्हें अवेयर किया जाए इन सब से लेकर, या उनको कपड़े धोने और बर्तन धोने से मना किया जाए, या उन्हें साफ़ पानी अवेलेबल कराया जाए, तो हम जो जल प्रदूषण बढ़ रहा है उसे रोक सकते हैं। ये जो आज पानी से रिलेटेड PDF है, ये मैं टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों के लिए अलॉट करा दूँगी। अगर आपको छोटी सी वीडियो पसंद आई हो, इसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको इम्पॉर्टेंट लगी हो, तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।